जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी दिल दहलाने वाली सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपका हृदय लड्डू गोपाल की प्रेम में रो देगा। आप अपनी आंखों के आंसू को नहीं रोक पाओगे। आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है उड़ीसा में रहने वाली मंजू शुक्ला जी ने। मंजू जी हमसे कहती हैं कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा बरसों से करती आ रही हूँ। शादी से पहले मैंने कभी अपने मायके में लड्डू गोपाल की सेवा होते नहीं देखी थी, ना ही कभी किसी से सुना था। शादी के बाद जब मैं अपने ससुराल आई तो यहाँ पर भी लड्डू गोपाल की सेवा नहीं होती थी, पर मेरे पड़ोस में एक आंटी लड्डू गोपाल की सेवा करती है। जब भी वो हमारे घर किसी तीज त्योहार में आती थी तो अपने लड्डू गोपाल को साथ में लेकर आती थी। लड्डू गोपाल के प्रति आंटी जी की श्रद्धा भक्ति देखकर मेरे मन में भी लड्डू गोपाल के प्रति धीरे धीरे लगाव होने लगा। मुझे आंटी जी को लड्डू गोपाल की सेवा करते देख बहुत खुशी मिलती थी, बहुत अच्छा लगता था। मैं सोचती थी कि लल्ला कितने प्यारे हैं, काश मेरे घर भी लड्डू गोपाल होते तो मैं भी उनकी सेवा ऐसे ही प्यार से करती। यह बात मैंने अपने घर पे अपने सासू माँ को बताई। मेरी सासू माँ मेरी बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और मुझसे कहने लगती है कि बहू, मैं तो बहुत पहले से ही सोच रही थी लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर आऊं, उनकी सेवा करूं, पर पता नहीं क्यों शायद लड्डू गोपाल हमारे घर आना ही नहीं चाहते होंगे। मैं कभी भी उन्हें अपने घर नहीं ला पाई, हमेशा कोई न कोई बाधा आ जाती थी। पर अब जब तुम लड्डू गोपाल को हमारे घर लाना चाहती हो तो ठीक है, हम उन्हें जरूर लेकर आएंगे और हम दोनों मिलकर उनकी सेवा बड़े ही प्यार से करेंगे। कुछ महीनों के बाद जन्माष्टमी का त्योहार था। हमने सोचा कि हम जन्माष्टमी के त्योहार पर लड्डू गोपाल को लेकर आएंगे और ठीक उसी तरह से जन्माष्टमी पर हम लोग प्यारे से छोटे से लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर आते हैं। लड्डू गोपाल के आ जाने से तो जैसे हमारे घर में खुशियाँ आ जाती है। हमारे घर पर सभी लड्डू गोपाल से बहुत प्यार करते थे। मैं मेरी सासू माँ दोनों मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा किया करते थे। मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल के लिए प्यारी प्यारी पोशाक बनाती थी। लड्डू गोपाल के हमारे घर में आने के बाद हमारे घर में दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की होने लगी। मेरे ससुर जी और मेरे पति का व्यापार कई गुना बढ़ गया। मेरी ननद की शादी अच्छे घर में हो गई और मुझे एक पुत्र संतान की प्राप्ति हुई। हमारा जीवन हंसी खुशी बीत रहा था, पर एक दिन हमारे जीवन में एक ऐसा समय आया जिसने हमारी जिंदगी से सारी खुशियाँ छीन ली। हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण धरोहर हमारी जिंदगी। मंजू जी कहती हैं कि मेरे ननद के घर में शादी थी, हम सभी को उनके घर जाना था। इससे पहले आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हम लड्डू गोपाल के बिना कहीं गए हों। हम कहीं भी जाते थे अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर जाते थे, पर शादी के माहौल में भीड़ भाड़ होता, हम वहाँ अपने गोपाल की सेवा अच्छे से नहीं कर पाते। और मेरी ननद का ससुराल बिहार में है, वहाँ शादी में नॉनवेज भी बनता है, वहाँ मुझे अपने गोपाल को साथ लेकर जाना उचित नहीं लगा। मेरी सासू माँ मुझसे कहती है कि बहू, वहाँ गोपाल को ले जाना सही नहीं है, शादी का घर है, भीड़ भाड़ होगा, पता नहीं वहाँ का माहौल कैसा होगा, लोग वहाँ लड्डू गोपाल के बारे में जानते भी होंगे या नहीं। अगर हम गोपाल को वहाँ लेकर जाएंगे तो वहाँ हमें सेवा में बहुत दिक्कतें आएंगी। इससे अच्छा है कि हम लड्डू गोपाल की सेवा कुछ दिनों के लिए किसी और को दे दें। हम घर वापस आकर लड्डू गोपाल को ले आएंगे। उस समय हमें हमारे पड़ोस में रहने वाली आंटी की याद आई, जिसके घर में लड्डू गोपाल की सेवा होती थी और जिन्हें देखकर मैंने लड्डू गोपाल की सेवा ली है। पर वहां जाकर हमें पता चला कि आंटी अपने लड्डू गोपाल को साथ लेकर अपने मायके गई हुई है। अब हम सभी बहुत परेशान हो गए कि लड्डू गोपाल की सेवा कौन करेगा। हम लोग ये सारी बातें कर ही रहे थे कि हमारे पड़ोस में रहने वाली सुनैना आंटी किसी काम से हमारे घर आती है। हमारी बात सुनकर आंटी कहती है कि इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है, मैं हूँ ना, मैं कर लूंगी आपके लड्डू गोपाल की सेवा, आप लोग निश्चिंत होकर शादी में जाइए। सुनैना आंटी की बात सुनकर हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं। मेरी सासू माँ उनसे कहती है कि क्या सच में आप लड्डू गोपाल की सेवा कर लेंगी, आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी ना। सुनैना आंटी कहने लगती है
कि अरे इसमें परेशानी की कौन सी बात है, भले ही कुछ दिनों के लिए ही सही, पर लड्डू गोपाल की सेवा करने का मौका मिल रहा है। यह मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मैं सब कुछ अच्छे से करूंगी। सुनैना आंटी की बात सुनकर मैं और मेरी सासू माँ निश्चिंत हो जाते हैं कि चलो अब लड्डू गोपाल की सेवा की जिम्मेदारी हम इन्हें दे सकते हैं। यह सोचकर मेरी सासू माँ आंटी जी को लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ी सारी बातें समझा देती है। लड्डू गोपाल की जिम्मेदारी सुनैना आंटी को देकर हम सभी शादी के लिए जाते हैं। पहली बार ऐसा हो रहा था कि हम लड्डू गोपाल को छोड़कर कहीं बाहर जा रहे थे। हमें वहाँ 2 दिन रुकना था। हल्दी वाले दिन हम लोग वहाँ पहुँच गए थे। अगले दिन शादी थी। जिस दिन हम वहाँ पहुँचे थे उस दिन शाम को मैंने आंटी को कॉल किया और लड्डू गोपाल के बारे में पूछा। आंटी जी कहती है कि बेटा तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, तुम्हारे लड्डू गोपाल बिल्कुल ठीक है और बहुत खुश है, यहाँ बहुत एंजॉय कर रहे हैं, तुम लोग आराम से शादी एंजॉय करो। आंटी जी की बात सुनकर हम बहुत निश्चिंत हो जाते हैं और अच्छे से शादी एंजॉय करते हैं। उसी बीच हमारे जीवन में एक ऐसी घटना घटती है जिसने हमारे जीवन से हमारे सबसे प्रिय अनमोल तोहफा हमसे दूर हो जाता है। मंजू जी कहती है कि वैसे तो सभी भक्त अपने ठाकुर जी से बहुत प्यार करते हैं, ठाकुर जी में सभी भक्तों के प्राण बसते हैं। मैं अपने ठाकुर जी की परम भक्त हूँ ऐसा तो नहीं कह सकती, पर मेरे मन में लड्डू गोपाल के प्रति बहुत ही श्रद्धा भक्ति है। मेरे जीवन में सबसे अनमोल मेरे लड्डू गोपाल है, मेरे प्राण बसते हैं मेरे गोपाल में। बात उस समय की है जिस दिन शादी थी। शादी वाले दिन बहुत सारे नियम, बहुत सारे विधि विधान होते हैं जो दिन भर हो रहे थे। हम सभी उसमें बिजी थे, पर मैं अपने लड्डू गोपाल को एक पल के लिए भी नहीं भूली थी। मैं आंटी को इस बीच एक बार कॉल भी की थी, पर उन्होंने कॉल नहीं उठाया। मुझे ऐसा लगा कि आंटी बिजी होंगी, इसीलिए मेरा कॉल नहीं उठाया, और ऐसे बार बार किसी को कॉल करके परेशान करना मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं सोच रही थी कि पता नहीं आंटी क्या सोचेंगी कि 2 दिन के लिए बाहर गई है, उसमें भी बार बार अपने लड्डू गोपाल के बारे में पूछने के लिए मुझे कॉल कर रही है। क्या मंजू को मुझ पर भरोसा नहीं है कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा अच्छे से कर पाऊंगी? यही सब सोचकर मैं आंटी को दोबारा कॉल नहीं की। मेरी सासू माँ भी मुझसे कहती है कि बहू तुम परेशान मत हो, आज ही की तो बात है, कल वैसे भी हम सभी घर चले जाएंगे। शाम को सभी पार्टी के लिए तैयार हो रहे थे, सब अपने अपने काम में बिजी थे। मैं भी शाम की पार्टी के लिए तैयार हो रही थी, पर अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने खुली आंखों से सपना देख लिया हो। मेरी धड़कन तेज हो गई, ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बड़ा कुछ बुरा हुआ हो। मेरा मन बहुत बेचैन हो गया, मेरे आंखों से आंसू निकलने लगे। मैं एक जगह चुपचाप बैठकर रोने लगी। इतने सारे लोगों के बीच मुझे अजीब सा अकेलापन महसूस होने लगा। मैं अपने मन ही मन सोच रही थी कि अभी तो मैं ठीक थी, अचानक से ये क्या हो गया? मेरे आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? ऐसा क्या हुआ जिससे मुझे इतनी तकलीफ हो रही है? तभी मेरी सासू माँ मेरे पास आती है और कहती है, बहू तू तैयार हो गई? जब मेरे नजदीक आकर मुझे रोते हुए देखती है तो वो बिल्कुल हैरान हो जाती है। मेरी सासू माँ मुझसे पूछती है कि क्या हुआ बहू, तुम रो क्यों रही हो? किसी ने तुमसे कुछ कहा है क्या? सब ठीक तो है ना? तभी मैं अपने सासू माँ को गले लगा लेती हूँ और रोने लगती हूँ। मम्मी जी मुझे नहीं पता, मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है। मेरी सासू माँ मुझसे कहती है कि पहले तुम चुप हो जाओ और सच सच बताओ, किसी ने कुछ कहा है क्या? मैं अपनी सासू माँ से कहती हूँ कि नहीं माँ जी, किसी ने कुछ नहीं कहा, बस मेरा मन बहुत घबरा रहा है, मेरी आंखों से अपने आप आंसू आ रहे हैं। इन सब का कारण मुझे नहीं पता माँ जी, बस मुझे बहुत व्याकुलता महसूस हो रही है। मेरी सासू माँ मुझसे कहती है कि तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक है, कुछ भी गलत नहीं हुआ है। कभी कभी मन ऐसे अशांत हो जाता है बहू, चलो अब चुप हो जाओ और जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, बारात आने का समय हो रहा है। तुम ऐसे यहाँ बैठकर रोती रहोगी तो सब लोग क्या सोचेंगे? चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। यह कहकर मेरी सासू माँ वहाँ से चली जाती है। मैं उठकर अपना मुंह धोती हूँ और अच्छे से तैयार होती हूँ। बारात आती है, सभी लोग बहुत खुश थे, सब बहुत एंजॉय कर रहे थे।
ऐसे ही रात के 2-2:30 बज गए। कुछ लोग सोने चले गए तो कुछ लोग मंडप पर बैठे थे। मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं अपने सासू माँ से कहती हूँ कि मम्मी जी अब मैं थोड़ी देर आराम करती हूँ, मुझे यहाँ बैठकर अच्छा नहीं लग रहा। मेरी सासू माँ कहती है कि हाँ बहू ठीक है, चली जाओ, वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तुम जाकर थोड़ा आराम करो। मैं कमरे में आराम करने चली जाती हूँ। मैं अपने बच्चे को सुलाकर उसके बगल में लेट जाती हूँ, तभी मेरी आंख लग जाती है और उसी समय मेरे जीवन में एक दिल दहलाने वाली घटना घटती है। मैं एक बहुत ही भयानक सपना देखती हूँ। मैं अपने सपने में अपने लड्डू गोपाल के दर्शन करती हूँ। अरे पर ये क्या, मेरे लड्डू गोपाल का पूरा शरीर काला पड़ गया था। मेरे गोपाल के शरीर पर ना ही वस्त्र थे, ना ही कोई आभूषण। मेरे इतने सुंदर दिखने वाले लड्डू गोपाल आज ऐसा क्यों दिख रहे हैं? मेरे लड्डू गोपाल तो जल गए हैं। क्या हो गया मेरे गोपाल को? तभी मैं देखती हूँ कि मेरे गोपाल के दोनों आंखों से आंसू धारा बह रहे हैं। मेरे गोपाल का पूरा शरीर जल चुका था, उनका पूरा शरीर काला पड़ चुका था और मेरे गोपाल एक सिंहासन पर बैठे, उनके दोनों आंखों से आंसू निकल रहे थे। इतना देखते ही अचानक मेरी आंख खुल जाती है। अगले ही पल मैं खुश हो जाती हूँ कि अरे यह एक सपना था। पर तभी मेरा मन अचानक से कचोट देता है। मैं वहाँ से उठती हूँ और अपने सासू माँ के पास जाती हूँ और उन्हें बुलाकर कमरे में लेकर आती हूँ। मेरी सासू माँ भी घबरा जाती है और कहती है कि क्या हुआ बहू, तुम मुझे ऐसे वहाँ से लेकर क्यों चली आई? मैं अपने सासू माँ को गले लगाकर रोने लगती हूँ। मैं उनसे कहती हूँ कि मम्मी जी हमारे गोपाल ठीक नहीं है, जरूर हमारे गोपाल के साथ कुछ हुआ है। मेरी सासू माँ परेशान होकर कहती है कि क्यों बहू, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? ऐसा कुछ नहीं है, गोपाल बिल्कुल ठीक है, सुनैना आंटी के पास है। तभी मैं अपने सासू माँ को अपने सपने की बात बताती हूँ, जिसे सुनकर वो बिल्कुल चौंक जाती है। पर वो मुझसे कहती है कि बहू ये सब बस एक सपना है, ऐसा भी हो सकता है ना कि हम लोग पहली बार लड्डू गोपाल के बिना आए हैं, तो तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। अरे मुझे पता है लड्डू गोपाल से तुम बहुत प्यार करती हो, इसलिए तुमने सपने में ऐसा देखा होगा। तुम परेशान मत हो, सुबह तो वैसे भी हम लोग घर जाएंगे ना। मंजू जी कहती है कि मेरा मन तो बहुत व्याकुल था, मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, पर अपनी सासू माँ की बात सुनकर मुझे थोड़ी सांत्वना मिलती है। मैं बस बार बार अपने ठाकुर जी को प्रणाम करती हूँ और उन्हें याद करती हूँ। मैं सुबह होने का इंतजार करने लगती हूँ। अगले दिन सुबह विदाई होती है, सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। मेरी ननद हमें रोकती है कि आप लोग आज मत जाइए, आज रुक जाइए, कल चले जाना। पर मेरा मन तो जैसे मेरे लड्डू गोपाल के लिए व्याकुल हो रहा था। मैं बहुत परेशान थी। मैं अपनी ननद को समझाती हूँ, उन्हें कहती हूँ कि हम कोई मेहमान थोड़ी हैं, हमारा तो आना जाना लगा रहता है। यह कहकर हम सभी घर के लिए निकलते हैं। घर पहुँचते ही मैं अपने सासू माँ से कहती हूँ कि मम्मी जी चलिए ना, पहले लड्डू गोपाल को लेकर आते हैं। मेरी सासू माँ प्यारी सी मुस्कान देकर कहती है कि हाँ हाँ बहू चलो, मुझे पता है तुम बहुत परेशान हो अपने लड्डू गोपाल के लिए, चलो पहले हम लड्डू गोपाल को लेकर आते हैं। मैं और मेरी सासू माँ सुनैना आंटी के घर पहुँचते हैं। हम उनके घर का डोरबेल बजाते हैं। सुनैना आंटी का बेटा गेट खोलता है, पर वो हमें देखकर जैसे चौंक जाता है। वो मुझे थोड़ा डरा सहमा सा लग रहा था। मैं उनसे पूछती हूँ कि आंटी कहाँ है? वो कहता है कि मम्मी अंदर है, आइए। मैं और मेरी सासू माँ अंदर जाते हैं और मैं सीधा उनके पूजा घर में जाती हूँ। वहाँ जाकर जो दृश्य मैं देखती हूँ उसे देखकर बिल्कुल दंग रह जाती हूँ। उनका पूजा घर पूरी तरह से जल चुका था, उनका मंदिर पूरी तरह से खराब हो चुका था। वहाँ टंगी सारी फोटो, सिंहासन सब कुछ जल चुका था। यह देखकर मुझे मेरा सपना याद आ जाता है। किसी अनहोनी की आशंका में मैं रोने लगती हूँ। मैं चिल्लाते हुए कहती हूँ कि मेरा लड्डू गोपाल कहाँ है? तब तक मेरी सासू माँ मेरे पास पहुँचती है और आंटी जी भी दूसरे कमरे से निकलकर हमारे पास आती है। सुनैना आंटी रोते हुए हमसे कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके गोपाल का ख्याल नहीं रख पाई। मेरा विश्वास कीजिए, मुझे खुद नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ।
मेरी सासू माँ की आंखों में भी आंसू थे। वो आंटी से पूछते हैं कि ये सब क्या हो गया और कैसे हो गया, हमारे लड्डू गोपाल कहाँ है। मैं भी आंटी से कहती हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल कहाँ है, मुझे पहले मेरे लड्डू गोपाल से मिलना है। तभी आंटी हमें लेकर अपने कमरे की तरफ जाती है। हम वहाँ जाकर जो दृश्य देखते हैं उसे मैं अपने शब्दों में नहीं बयान कर सकती। मैं वहाँ जाकर देखती हूँ कि लड्डू गोपाल का पूरा शरीर जल चुका है, उनका पूरा शरीर काला पड़ चुका है। वही दृश्य जो मैंने अपने सपने में देखा था। लड्डू गोपाल उनके कमरे में एक टेबल पर बैठे हैं। मैं दौड़कर जाकर लड्डू गोपाल के पास पहुँचती हूँ, पर मुझे समझ नहीं आता कि मैं अपने लड्डू गोपाल को गोद में कैसे लूँ। मेरे लड्डू गोपाल का पूरा शरीर जल चुका था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने गोपाल को जहाँ भी छूऊंगी उन्हें दर्द होगा। मैं रोते हुए अपनी सासू माँ की तरफ देखती हूँ कि ये सब क्या हो गया माँ जी, मेरे लड्डू गोपाल के साथ क्या हो गया। मेरे सासू माँ मेरे लड्डू गोपाल को गोद में उठाती है और बहुत रोती है। तभी आंटी हमें पूरी घटना बताती है। आंटी कहती है कि प्रतिदिन की तरह हमने शाम को अपने मंदिर में दिया बाती किया था। कुछ ही देर के बाद उस कमरे से धुआं आते देखकर हम सभी दौड़कर वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पूरा मंदिर जल रहा है। हम लोग जल्दी जल्दी मंदिर की आग बुझाते हैं। तब तक हमारे मंदिर के साथ साथ आपके लड्डू गोपाल जल चुके थे। आंटी रोते हुए कहती है कि हमें नहीं पता कि इतना बड़ा हादसा हमारे घर में कैसे हो गया। गोपाल की सेवा में हमसे कौन सी ऐसी गलती हुई जो लड्डू गोपाल ने हमें ऐसी सजा दी है। हमारे घर पर इतनी बड़ी घटना घटी। मंजू जी कहती हैं कि आंटी की मुंह से सारी बातें सुनकर मुझे समझने में देरी नहीं लगती कि कल शाम मुझे इतनी बेचैनी क्यों महसूस हो रही थी। शायद उसी समय मेरे लड्डू गोपाल के साथ ऐसा हादसा हुआ हो। मेरी सासू माँ आंटी से कहती है कि आप परेशान मत होइए, रोइए मत, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। होता वही है जो हमारे ठाकुर जी चाहते हैं, इसके लिए आप खुद शर्मिंदा महसूस मत कीजिए। यह कहकर हम अपने लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर आते हैं। उसके बाद मेरे ससुर जी और मेरे पति लड्डू गोपाल को जब देखते हैं तो गोपाल की ऐसा दशा देखकर वो भी दंग रह जाते हैं। हम सभी बहुत दुखी थे। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि लड्डू गोपाल अब कैसे ठीक होंगे, हमारे गोपाल पहले जैसे कैसे होंगे। सबसे पहले हम लड्डू गोपाल को ठंडे पानी से स्नान करवाते हैं और उनके पूरे शरीर में चंदन का लेप लगाते हैं, जिससे मेरे गोपाल को तत्काल थोड़ी ठंडक महसूस हो। हम एसी ऑन करते हैं, पंखा चालू करते हैं और लड्डू गोपाल को उस कमरे में बैठाते हैं। मैं और मेरी सासू माँ बहुत दुखी थे, हम बहुत रो रहे थे। हमारे लड्डू गोपाल को यह क्या हो गया। मुझे लड्डू गोपाल का यह दुख देखा नहीं जा रहा था। मेरे छोटे से बाल गोपाल को कितनी तकलीफ हुई होगी जो मेरे गोपाल मेरे सपने में रोते हुए आए और मैं अभागन उस बात को समझ नहीं सकी। मेरे पति जगह जगह से पता करने की कोशिश करते हैं कि अब हमारे गोपाल पहले की तरह ठीक कैसे होंगे। फिर हमें पता चलता है कि एक दुकान है जहां हमारे लड्डू गोपाल पहले जैसे हो सकते हैं। हम बिल्कुल देर न करते हुए लड्डू गोपाल को वहां लेकर जाते हैं। दुकान में हम अपने लड्डू गोपाल को छोड़कर आते हैं और कुछ दिनों के बाद हमारे लड्डू गोपाल पहले जैसे बनकर हमारे घर आते हैं। दोस्तों, मुझे पता है कि इसमें सुनैना जी की कोई गलती नहीं थी। वह तो लड्डू गोपाल को कितने प्यार से अपने घर सेवा करने के लिए लेकर गई थी। पर जब जो होना होता है, जो घटना घटनी होती है, वो तो होकर ही रहेगा। हमारे साथ वही होता है जो हमारी किस्मत में लिखा होता है। हमें अपने कर्मों का फल तो जरूर ही भुगतना पड़ता है। शायद ये सुनैना जी के कर्मों का फल था, जिसमें यह होना था कि उनके घर लड्डू गोपाल के साथ इतनी बड़ी दुर्घटना घटेगी और लड्डू गोपाल को इतनी बड़ी क्षति होगी। मंजू जी के गोपाल को तो बहुत दुख झेलना पड़ा, पर अंततः वो बिल्कुल ठीक हो गए। इस बात को जानकर बहुत खुशी हुई। मंजू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने आपके जीवन में घटी इतनी बड़ी लीला कथा हमारे साथ शेयर की, जिससे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें।
जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बांके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।